हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबके। चलिए, स्वागत है सभी का। आप देखिए, हमने अपनी क्लासेस में पहले भी इस बात को समझा है कि एक लोकतंत्र में जो सरकार का जो अल्टीमेट मोटिव है, जो अगर आप देखें कि स्टेट या गवर्नमेंट कह लें, इसका एक काम है जो संविधान निर्देश देता है, वो कहता है कि फैसिलिटेट करे, ये फैसिलिटेट करे किसको? सिटीजन्स को। ये नागरिकों को सुविधाएं पहुंचाए। और नागरिकों को सुविधाएं क्यों चाहिए? ताकि नागरिक अपना विकास कर सकें, अपनी डेवलपमेंट कर सकें। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक निर्देश देता है राज्य को, सरकार को, कि वो नागरिकों को सुविधाएं पहुंचाए। और नागरिकों को सुविधाएं क्यों चाहिए? ताकि नागरिक अपना विकास कर सके। अब चूंकि ये सुविधाएं बहुत रेगुलर काइंड ऑफ फैसिलिटेशन है, तो स्टेट नीड अ स्ट्रक्चर। राज्य को एक संरचना की आवश्यकता होगी, सरकार को एक संरचना की आवश्यकता होगी। क्योंकि एक दिन की बात होती तो कोई बात नहीं, रोजाना ये सुविधाएं देनी है तो एक पूरी संरचना की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए संविधान में हमारे देश में व्यवस्था क्या है कि ये जो राज्य होगा, ये सरकार होगी, इसके 3 पार्ट होंगे। एक होगा लेजिस्लेचर, जिसको आप विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव, जिसको आप कार्यपालिका कहते हैं, और तीसरा जुडिशरी, जिसको आप न्यायपालिका कहते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनके माध्यम से राज्य जनता को सुविधाएं देने का प्रयास करता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर नाम से ही क्लियर है, दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज। ये कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, जो कानून इन्होंने बना दिया, इसको लागू कराने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होगी। और अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, कहीं कोई डिस्प्यूट है, तो इस पर निर्णय देने का काम जुडिशरी करेगी, न्यायपालिका करेगी। फिर आपको यह भी मालूम है कि चूंकि हमारे यहाँ पावर शेयरिंग की बात की जाती है, तो हमारे यहाँ एक फेडरल सिस्टम है। तो हमने क्या किया है कि हमारे पूरे देश को 2 पार्ट में बांट दिया है, केंद्र और राज्य। तो ये जो तीनों बॉडीज हैं, ये 2 सेट में है हमारे पास, एक पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो ये सारा स्ट्रक्चर मिलकर ही वो सारे माहौल को क्रिएट करता है जो नागरिकों को सुविधाएं देने में सहयोगी होता है, ताकि नागरिक अपना विकास कर पाए। तो आज का जो टॉपिक है हमारी 11वीं क्लास के जो हमारा चौथा अध्याय है, तो उसके बारे में आज हमको इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है। मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए, बिल्कुल हमेशा की तरह हमारी पुस्तक क्या कहती है, उसी के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चौथा अध्याय है कार्यपालिका। इसमें बेसिकली आज हमको फोकस करना है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उस पर इस पुस्तक के माध्यम से इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को समझने का प्रयास करते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। आपको मालूम है कि तीनों ही बॉडीज में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, मतलब जो शक्तियां हैं उनका स्पष्ट विभाजन है। कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता है। जिसका जो काम है वो वही करेगा, दूसरे किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित होती भी है। इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली जो हमको इस टॉपिक में डिस्कस करना है वो ये पार्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका काम क्या है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज हैं, जो वर्क है वो क्या है, इन बातों पर आपसे फोकस करना है। इस अध्याय में हमें यह भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय में राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं।
इस अध्याय को पढ़ने से क्या पता चल जाएगा? पता चलेगा कि संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर आप कर सकेंगे। ठीक है, आप ये समझ पाएंगे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां एक हेड ऑफ स्टेट होता है, जो सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट होता है, वो अपनी सदन की, अपनी पार्लियामेंट की सहायता से शासन करता है, या राष्ट्रपति जो सीधा जैसे अमेरिका में है, तो राष्ट्रपति शासन में क्या डिफरेंसेस है, ये आप समझ पाएंगे। आप ये भी समझ पाएंगे कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारे राष्ट्रपति महोदय की, वो क्या है। फिर आप समझ पाएंगे कि मंत्री परिषद की संरचना और कार्यों के बारे में, एक स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी क्या स्ट्रक्चर है और वो क्या काम करते हैं। और फिर समझेंगे कि प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है उसको समझने में हम कैपेबल हो जाएंगे इस टॉपिक के अंत तक। अब आइए, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये कार्यपालिका क्या है। तो कार्यपालिका आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है, ये प्रश्न के साथ हमेशा की तरह ये शुरू कर रही। तो आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है? किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू कराना पड़ता है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंध करते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी, और जो डिसीजन लिया इसको एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है इसकी भी जिम्मेदारी होनी। असल में यही दोनों काम सही से चलना शुरू हो जाए तो फिर यही असल में प्रबंधन कहलाता है। और आप जब गवर्नेंस पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इन्हीं के बीच के कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करते हैं अलग अलग तरीकों से, असल में उसी को हम गवर्नेंस भी कहते हैं। अब लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उसमें तालमेल कर सके। ठीक है, ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालक अधिकारी के रूप में काम करते हैं। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें कुछ अथॉरिटीज बना दी जाती हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको रन कैसे कराएंगे और उसको चीजें, उसको रन कराने के लिए जो आवश्यक डिसीजन होंगे वो लेंगे, उसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। यानी जो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि साहब दैट शुड बी डन इन आवर सिस्टम, ये चीजें हमारे सिस्टम में करनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। और कुछ की जिम्मेदारी होगी जो उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, उसको ग्राउंड लेवल पर लेके आएंगे। जो भी पॉलिसी बन गई है उसके आधार पे काम हो तो वो कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती है। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते। यानी बनाना वाला काम वो तो लेजिस्लेचर का है। वो लोग, संगठन के वो लोग जो बनाई गई नीतियों को एग्जीक्यूट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लागू कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हीं को हम कार्यपालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है। जैसे हमने समझा कि लेजिस्लेटिव बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। पूरे देश के लिए कानून बनाने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? लेजिस्लेचर की है, विधायिका की है। ठीक है, वो नीति बनाती है, निर्णय लेती है, और दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारी जो कार्यपालिका है उसको लागू करने की जिम्मेदारी होती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों, कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। यानी जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी ने, जो विधायिका ने जो भी कुछ नियम तय किए और जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, उनको एग्जीक्यूट कराने वाली जो भी लोग हैं, जो भी संगठन है, उसी को असल में एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर। कार्यपालिका में मतलब ये नाम है अलग अलग, कई सारे देश उनको प्रेसिडेंट बुलाते हैं जो हेड होते हैं,
और कई लोग कई जगह पर उसको चांसलर कहते हैं। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, जो सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। मतलब कि एक तो राष्ट्रपति वो हेड ऑफ, एक तरीके से सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो कार्यपालिका के प्रधान हैं। उनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है, और इस मंत्री परिषद ये अलग अलग मंत्रालयों को लीड करते हैं ये सारे मंत्री, और उन मंत्रालयों को रन कराने के लिए ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे पूरे नौकरशाह होते हैं जो आप आईएएस पीसीएस के थ्रू बन के जाते हैं। ठीक है, जब केंद्र सेवाओं में जाते हैं तो उसको आईएएस आईपीएस इन सब के आधार पे जाते हैं। राज्य सेवाओं में आप पीसीएस एग्जाम्स के थ्रू आप वहां जाते हैं। तो कहने का मतलब, और उसके नीचे भी एसएससी तमाम सारे और एग्जाम्स हैं, तो पूरी एक संरचना, एक जाल बन के तैयार हो जाता है, जो ब्यूरोक्रेसी तैयार होती है नीचे से लेके अपर लेवल तक। ये हर डिपार्टमेंट का एक पूरा अपना एक मैकेनिज्म है, एक पूरा सिस्टम है जो उस मंत्रालय को वो सारी चीजें रिपोर्ट करता है, वो काम करता है। मंत्रालय के मंत्री जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं। इन्हीं सारे लोगों के माध्यम से राष्ट्रपति चीजों को निर्देशित करता है। तो पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी का मैकेनिज्म इसी प्रकार का है। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों की राजनीतिक कार्य, मतलब जो सरकार के प्रधान, मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही मिलकर कार्यपालिका कहलाती है। और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं सभी नीतियों के लिए। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अब यहां स्थायी कार्यपालिका, ये हमने पहले भी समझा है कि कार्यपालिका दो प्रकार की है हमारे देश में। एक होती है कि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। जब आप नौकरी करके जाएंगे, आईएएस आईपीएस ये सब बन के जाते हैं, आप जब सिस्टम में जाएंगे तो आपकी एक सर्टेन टेन्योर है आपका, कि आपकी आयु 60 साल 62 साल 65 साल अलग अलग पदों के लिए, तो आप वो रिटायरमेंट एज कंप्लीट करके और फिर उस पद से हटते हैं। तो आपका ये फिक्स टेन्योर है कि इतना समय तो आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो अस्थायी कार्यपालिका है, जिसमें ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं, मंत्री परिषद के सदस्य हैं, ये 5 साल के लिए आते हैं। 5 साल, वो 5 साल के बाद फिर वही आएंगे या कोई दूसरा आएगा, ये चुनाव ही निर्धारित करते हैं। तो इनका कार्यकाल फिक्स्ड, मतलब इनका कार्यकाल शॉर्ट है, ये अस्थायी है, ये हमेशा के लिए नहीं होते। तो इस प्रकार हमारी कार्यपालिका को स्थायी और अस्थायी दो भागों में बांटा गया है। तो कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, इसको और डिटेल में समझते हैं पुस्तक के माध्यम से। ये कह रहे हैं कि सभी देशों में एक ही तरीके की कार्यपालिका नहीं होती। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर देश में यही सिस्टम हो, एक ही तरीके की एग्जीक्यूटिव बॉडी हो। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियां भूटान के राजा से भिन्न हैं। भारत और फ्रांस दोनों में प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है? जाहिर है उनके अपने सिस्टम की वजह से। अब यहां ये होमवर्क है। तो यहां इसको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इसमें से कुछ देशों की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए कुछ देशों की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको समझ लेते हैं, क्या है उनकी नेचर। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। मतलब अध्यक्षात्मक मतलब वहां एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो कि राष्ट्रपति होगा और उसकी सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स उसी के अंदर निहित हैं। ठीक है, तो वही हेड है सारी एग्जीक्यूटिव पावर का। सारी शक्तियां जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो उसी के पास होती हैं। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। मतलब वहां डेमोक्रेटिक तो है, वहां की जनता प्रधानमंत्री को तो चुनती है, लेकिन वहां के हेड ऑफ स्टेट किसको माना था? क्वीन एलिजाबेथ को। तो इस तरीके से उनके यहां इसमें थोड़ा सा प्रकृति में अंतर हो गया। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। मतलब ये पूरी तरीके से अथॉरिटी
एक के पास नहीं है। वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देता है, लेकिन उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं कि वो उसको हटा दे। तो कहने का मतलब यह है कि एक पूरा किसी एक व्यक्ति को ही अथॉरिटी नहीं दी गई है, वहां दोनों ही मिलके उस पोस्ट को एंजॉय करते हैं और दोनों की अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, अच्छा, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो ठीक है, जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। ठीक है, जैसे हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, देश का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, वो प्रधानमंत्री होता है। वैसे जापान में क्या है कि उनके यहां जो देश का मुखिया, जापान का मुखिया, वहां के राजा को मान्यता दी जाती है कि वो हेड ऑफ स्टेट है, वो राज्य के मुखिया है, देश के मुखिया है। लेकिन सरकार का मुखिया कौन होगा, वहां की चुने हुए प्रधानमंत्री। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है, बिल्कुल हमारे देश जैसा कि हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होगा और प्रधानमंत्री गवर्नमेंट का हेड होगा। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। यहां वही वैसे ही है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है। तो कहने का मतलब हर देश की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं और ये बेसिकली ये सारा स्ट्रक्चर है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग अलग देश में कैसे बन रही है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अब क्या होता है कि राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। मतलब ऐसा जो सिस्टम होता है जैसे अमेरिका है, अमेरिका का जो यहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो भी राष्ट्रपति होगा वो एक तो हेड ऑफ स्टेट भी होगा और वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होगा, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होते हैं। तो वो देश का मुखिया तो होता ही होता है, साथ में सरकार का भी मुखिया वही होता है। अब यहां से डिफरेंसेस आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या डिफरेंस है कि वहां का जो राष्ट्रपति है वो सरकार का भी मुखिया है, देश का भी मुखिया है। अच्छा, इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली रहता है। ऑब्वियसली जब दोनों ही अथॉरिटी उसके पास है तो शक्तिशाली तो हो ही जाएगा। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है अधिकतर। अच्छा, श्रीलंका का भी एग्जाम्पल दे दिया। कई बार यहां टाइप करने वाले में वो मिसमैच हो जाता है। यहां ये कार्यपालिका के प्रकार है, जो चीजें आपने समझी और फ्लो चार्ट के माध्यम से एक बार जरूर आप इसको देख लीजिएगा। आइए श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को समझ लेते हैं एक बार। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के हों। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। ठीक है, मोटी बात है ये सारी। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री को चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। अब यहां थोड़ा सा डिफरेंसेस है, उसको वो राष्ट्र देश का तो मुखिया ही है, साथ में ये सारी अथॉरिटीज भी उसके साथ जुड़ जाती, इसीलिए उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। जो उनके यहां महाभियोग का सिस्टम है इस तरीके का है। यदि वो प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोपों में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय में भेज सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है? अब ये इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक तो श्रीलंका के राष्ट्रपति की पोजीशन पढ़ रहे थे आप, लेकिन अब आइए भारत से कंपेयर करते हैं वो कैसे भिन्न है। यहां से आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें शुरू हो जाती हैं। श्रीलंका कैसे भिन्न है? भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करें तो हमारे यहां सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका उस तरीके से नहीं होती। संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति का या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। जाहिर है कि किसी भी संसदीय व्यवस्था में जो हेड ऑफ स्टेट है, जो राष्ट्रपति है, वो या तो औपचारिक राजा होगा जैसे ब्रिटेन में है, या फिर नाम मात्र का शासन होगा जैसे हमारे यहां देश में है।
इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है। अलंकारिक मतलब वो कहने के लिए प्रधान है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए इसको सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं। केवल एक प्रतीकात्मक शासक, कहने के लिए राजा राजा है, राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन वास्तविक शक्तियां उसके पास नहीं है। वो मंत्रिमंडल या अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, मतलब वो अलंकारिक प्रधान है और उसकी जो ओरिजिनल पावर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उसको एंजॉय करते हैं, उनके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। यानी जैसे अर्ध अध्यक्षात्मक, जैसे रशिया का एग्जाम्पल आपने लिया, तो वहां वो उसके पास हेड तो वो है ही है, साथ ही साथ उसको रोजमर्रा के जो डिसीजन लेते हैं उसमें भी तमाम सारी अथॉरिटीज उसको मिलती हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वे दोनों अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों एक ही दल के, अगर एक दल में तब तो सौहार्द है, बढ़िया है, काम हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि राष्ट्रपति अलग पार्टी का है, प्रधानमंत्री अलग पार्टी का, अध्यक्षात्मक प्रणाली है, तो वहां फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है, ठीक है। और इसीलिए अब चूंकि रशिया वगैरह बड़ा ब्यूटीफुली इसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए श्रीलंका वगैरह में कई बार इसी बात को लेकर बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब ये होमवर्क है, कहां पहुंचे क्या समझे, एक बार इसको देख लीजिएगा। अब आइए भारत में संसदीय कार्यपालिका की, जो भारत में जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से यही महत्वपूर्ण है कि इंडिया में जो पोजीशन है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की, जो कि संसद से गवर्न होती है, वो क्या है उसको समझ लेते हैं। ये कह रही है पुस्तक कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस हमने 1919 और 1935 के अधिनियम में ये सारा स्ट्रक्चर बन भी गया था। आप देखेंगे कि 9 प्रांत थे 1935 के अधिनियम में, जिसमें 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू कर दी थी। कहने का मतलब जो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल था वो बढ़ा था 1935 के अधिनियम से। तो इन सारे स्ट्रक्चर को वहां से आप जोड़ के देख सकते हैं जब आप पढ़ते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम में ये सब चीजें बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि उन सारे अधिनियमों की वजह से हमारे देश में हमको संसदीय व्यवस्था के संचालन का अनुभव हो गया था। हमने एक्सपीरियंस कर लिया था कि 2 सदन व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं कैसे गवर्न होती हैं। हमने उसमें पार्टिसिपेट करके हमने ये सारा चीज क्या कहते हैं, मतलब हमने ये सारा एक अनुभव किया और फिर उसके बाद हमने अपने संविधान में उसको उसकी अलग तरीके की पोजीशन से बनाई। अब भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब भी कई बार लोकतांत्रिक चुनौतियां और इन सब में ये सारे पॉइंट्स बहुत काम आते हैं कि कैसी सरकार चाहिए। सरकार ऐसी चाहिए जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो। मतलब जनता की अपेक्षाएं, मतलब जनता को एग्जैक्टली चाहिए क्या, उनकी आवश्यकताएं क्या, उनकी क्या अपेक्षा है अपने राज्य से। तो सबकी जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है दैट शुड बी फुलफिल, और उसको बहुत संवेदनशील तरीके से कि नहीं साहब उनकी जो डिमांड्स है वो नाजायज नहीं है, उस पर काम किए ही जाना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो कल्पना करते थे कि सरकार ऐसी बने जो जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे। तो संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करें या फिर ये प्रेसिडेंशियल
पावर्स जो होती है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है, उसको स्वीकार करें जैसे अमेरिका में। तो ये दोनों ही ऑप्शंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने, लेकिन फिर उन्होंने गौर किया कि जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है तो वहां ज्यादातर अथॉरिटी एक ही व्यक्ति के अंदर निहित हो जा रही है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना जाता है। व्यक्ति पूजा का मतलब कि एक ही व्यक्ति को कि नहीं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो हो वो तुम ही हो। जैसे अभी भी देखिए कई बार अनफॉर्चुनेटली हमारी व्यवस्था में भी कई बार मोदी मोदी मोदी, तो ये सब ठीक है, आपकी अपनी अपनी एक राय है आपके प्रधानमंत्री के बारे में, लेकिन जब आप नागरिक होके सोचते हैं ना, चाहे ये मोदी आ जाए, चाहे मनमोहन सिंह हो जाए, चाहे राहुल, कोई भी हो जाए, उसको आपको देखना है जनता के सेवक के रूप में। वो कहते तो हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, लेकिन चारों तरफ जब ये लगने लगे कि नहीं जो है वो यही है, उसको एकमात्र विकल्प के रूप में लेके आएंगे, तो फिर अब खतरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर वो जो चाहता है वो करो, फिर ये भी आ जाता है, तो लोकतांत्रिक खतरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर अध्यक्षात्मक व्यवस्था बना दिया, सोचिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है तब तो ये हाल है, अगर अध्यक्षात्मक होता जबकि सारी अथॉरिटी उन्हीं के एक व्यक्ति के हाथ में होती, उसका निर्णय अंतिम होता, तब क्या पोजीशन हो जाती, तब तो ये और ज्यादा जो भक्ति है वो बढ़ जाती। तो ये डर था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे। मतलब एक ही व्यक्ति को के ही ऊपर सारी निर्भरता ना हो जाए, एक ही व्यक्ति को सारी, मतलब ये ना लगे कि नहीं जो करेंगे वो यही महाराज करेंगे। तो व्यक्ति पूजा का जो डर है उसको देखते हुए कहा कि भाई उसको भी रोकने की आवश्यकता है, और ये हो सकता है संसदीय व्यवस्था में। तो कह रहे हैं संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। संसदीय व्यवस्था में यह व्यवस्था की जा सकती है कि इन सारे लोगों को जनता के प्रति उत्तरदायी कर दो। आप देखिए लोकसभा के प्रति सारी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। तो जब उत्तरदायित्व तो बनना शुरू हो जाता है, जवाबदेही तय होनी शुरू हो जाती है, तब जाके स्थिति में बदलाव आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। आप गौर करेंगे जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे संविधान में, तो आप पढ़ेंगे कि संविधान ने राष्ट्रपति को बड़ी सारी शक्तियां दे रखी हैं कि राष्ट्रपति तब तक कोई कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन न कर ले। राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होता है, वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, वो सजा माफ कर सकता है, वो इमरजेंसी लगा सकता है, तमाम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार है, राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। तमाम सारी अथॉरिटी संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे प्रेसिडेंट को दी हुई हैं। लेकिन ये सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति को दे दी हैं। इसको भी मैनेज करने के लिए संविधान फिर व्यवस्था करता है। आर्टिकल 74, अभी सब डिटेल में पढ़ेंगे जब संविधान पढ़ेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपति के पास ये सारी शक्तियां हैं। लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे कब? जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा करने के लिए कहेगी, जब उनको मंत्रिपरिषद उनको वैसा करने के लिए कहेगी। तो इस मंत्रिपरिषद की भी रचना करते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, उनकी सलाह से बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन लोग हैं? ये जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो राष्ट्रपति वो करेगा जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी। यानी कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके गुण को बनाए रखने का प्रयास किया गया। राष्ट्रपति को सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट भी बना दिया गया, उनको शक्तियां दे दी, लेकिन क्या कह दिया, शक्तियों का इस्तेमाल आप तब करोगे जब मंत्रिपरिषद कहेगी। अच्छा, मंत्रिपरिषद कह देगी तो इनको मनमाना नहीं छोड़ दिया गया, इनका सामूहिक उत्तरदायित्व फिक्स किया गया। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के लिए क्यों? क्योंकि लोकसभा पार्लियामेंट का वो सदन है जहां जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं, जनता ने सीधे चुनकर भेजा हुआ है। तो यानी जनता के प्रतिनिधियों के प्रति ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली अकाउंटेबल होगी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो इनका भी उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो जाता है इसी माध्यम से। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारी व्यवस्था की, और बहुत खूबसूरती से इसको हमारे संविधान में गढ़ा गया है
थैंक्स टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अब राज्यों के स्तर पर भी व्यवस्था बिल्कुल ऐसी ही है। क्या कह रही है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। मैंने आपको बताया भी ये चीजें। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। हमारे यहाँ आपको मालूम है कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष है, लेकिन उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप जनता ही नहीं करती। वो कैसे करती है, क्या कह रही है किताब? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय सिद्धांत के अनुसार होता है। कल आपने इसको समझा। यानी राष्ट्रपति में अप्रत्यक्ष का मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कर सकता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा विल वोट फॉर प्रेसिडेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा विल वोट फॉर प्रेसिडेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा विल वोट फॉर प्रेसिडेंट। यानी सभी राज्यों की विधानसभाएं, वो यूनियन इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी की भी विधानसभाएं, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। निर्वाचित क्यों? क्योंकि इनको जनता ने चुनकर भेजा है। तो असल में जनता ही राष्ट्रपति को भी चुन रही, लेकिन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष माध्यम कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष माध्यम से इनका चुनाव होता है। चुनाव की जो गणना होती है वो आनुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय सिद्धांत के आधार पर होती है। कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। केवल संसद ही राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे हटा सकता है। मतलब हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति को अगर हटाए जाने की आवश्यकता हो तो कौन हटाएगा? ओनली पार्लियामेंट कैन डू दिस। ठीक है, ओनली पार्लियामेंट कैन डू दिस। पार्लियामेंट कैन रिमूव इट। ठीक है, बाय इंपीचमेंट प्रोसीजर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। और ध्यान रखिएगा, द वर्ड इंपीचमेंट इज यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली टू रिमूव द प्रेसिडेंट। यानी हमारे संविधान में जो महाभियोग शब्द है उसका प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया है। हम जब संविधान बात करते हैं तो बहुत डिटेल में इसको समझते हैं। तो केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या आता है? हम व्यवहार में बाकी अन्य पदाधिकारियों के हटाए जाने की प्रक्रिया को कह देते हैं महाभियोग, इंपीचमेंट, लेकिन असल में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए करता है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि इस प्रक्रिया के लिए संसद के विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। तो ये भी बात थी कि आखिर राष्ट्रपति ऐसा क्या कर दें कि उनको हटा दिया जाए? तो देयर इज ओनली वन ग्राउंड टू रिमूव द प्रेसिडेंट, दैट इज वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति को हटाए जाने का केवल एक ही आधार है और वो है संविधान का उल्लंघन। अब आ जाइए अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सहायता, जो मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिकल 74(a) कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार को कह सकता है और राष्ट्रपति को ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़े। कहने का मतलब क्या कहा इन्होंने कि आपने ये समझा कि प्रेसिडेंट विल टेक ऑल डिसीजन विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेंगे वो मंत्री परिषद की सलाह के बाद ही लेंगे। ठीक है, ये संविधान उनको निर्देश देता है कि राष्ट्रपति बिना मंत्री परिषद की सलाह से काम नहीं करेंगे। अच्छा, मंत्री परिषद ने सपोज कोई सलाह दी तो राष्ट्रपति एक बार कह सकते हैं कि ये जो आप सलाह दे रहे हैं इस पर पुनर्विचार कर लीजिए, इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो अगर ये पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने भेज दिया मंत्री परिषद के पास, तो मंत्री परिषद उसको अगर उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग चेंजेस कर दे, अच्छी बात, नहीं कर दे, दोबारा फिर वही सलाह दे दी, तो प्रेसिडेंट विल बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या समझा, क्या बताया कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह देगी, राष्ट्रपति एक बार कह सकते हैं आप अपने एडवाइस पर पुनर्विचार करें। अगर मंत्री परिषद ने
उस सलाह में कोई संशोधन कर दिया फिर राष्ट्रपति को दिया तो भी ठीक, बिना कोई संशोधन किए भी अगर वो राष्ट्रपति को दे देते हैं, वो कहते हैं नहीं जो सलाह दी थी फाइनल है, तो राष्ट्रपति को फिर वो मानना पड़ेगा। ओके, इस कथन में जिस शब्द ही का प्रयोग किया गया है, क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? उसका अर्थ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। मैंने आपको वही कहा कि मानना पड़ेगा, बाध्य है। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। ठीक है, अब आइए बाद में एक और संशोधन के द्वारा यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा। वही बात, इसने फिर से वही सारी चीज कही कि राष्ट्रपति बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानने के लिए, बस वो एक बार उसको लौटा सकता है कि एक बार आप अपनी एडवाइस पर पुनर्विचार कीजिए, पुनर्विचार के बाद जो एडवाइस भेजी राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब आइए राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, क्या इनकी पावर्स है, उनकी पोजीशन क्या है हमारे देश में, वो समझते हैं। अब पहले ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन, वहां आर्टिकल वाइज पढ़ते हैं, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, उनकी विधायी शक्तियां क्या हैं, उनकी सैन्य शक्तियां क्या हैं, उनकी इमरजेंसी पावर्स क्या हैं, वो उस तरीके से पढ़ते हैं। यहां एक मोटा फ्रेम, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको चीजें बनाई जा रही हैं, तो हम यहां भी इसीलिए वही बात कर रहे हैं जो किताब में लिखी है, ताकि आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। तो ये बात मैं हमेशा बार बार ये कहता रहता हूं, ताकि ऐसा आपको ना लगे कि यार इसमें और भी बातें हैं वो सर ने नहीं बताई। तो अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस उसको बहुत डिटेल में करते हैं, अभी केवल वो बात कह रहे हैं जो इस एनसीईआरटी की किताब में लिखी हुई है। तो कहता है आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है, उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त है। मैंने अभी ये भी बताया आपको। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, ये भी अभी हम बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती। कहने का मतलब कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने का मतलब क्या होता है कि जनता ने अपनी राय देकर भेजा है कि ये लोग करेंगे जो हम चाहते हैं। तो जनता के उद्देश्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो अपने बहुमत से सिद्ध किया, तो लोकतंत्र में तो यही होगा। और राष्ट्रपति फिर वो करेंगे जो वो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगी। तो अगर एक तरीके से देखा जाए कि जो रियल एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है, तो वो यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होती है। ओके, अब आइए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार ये क्या है, जो स्पेशल पावर्स हैं वो क्या है। इन बातों की चर्चा के बाद क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? ये गलत मूल्यांकन है। मतलब कि ठीक है, जब सारे काम वो राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही कर रहा है, तो क्या उसके पास कोई स्पेशल अथॉरिटी नहीं है, कोई विशेष पावर नहीं है? तो ये गलत होगा। यहां ये क्या कह रहा है कि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वो पूछ सकता है कि मंत्री जी लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग, सूचना चाहिए उसको। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। 3 अवसर, ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है, कि एक तो उसका विशेषाधिकार है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस किया तो उसका एक अधिकार यह है कि उसको लौटा दे कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है, वो अपने दिमाग से ऐसा कर सकता है, वो किसी कहने पे नहीं करेगा। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है, तो कानूनी रूप से कुछ कमियां या फैसला देश हित में नहीं है, तो मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। पहला काम तो ये कर सकता है। ठीक है, ऐसा करने में ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, निषेध है। वीटो मतलब एक लैटिन वर्ड है वीटो, इसका मतलब होता है स्टे लगाना, रोकना, मना करना।
तो ये कह रहे हैं कि जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों को धन विधेयक को छोड़कर पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है। अब यहां अब देखिए, अभी आप पढ़ेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आर्टिकल 111, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल में है। आर्टिकल 11 ये कहता है कि अगर कोई विधेयक, आपको मालूम है जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनेगा। तो अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति या तो उस पर साइन कर देगा, बात ही खत्म, कानून बन जाएगा। लेकिन दूसरा वो क्या कर सकता है, वो उसको रोक के रख सकता है, होल्ड कर सकता है। वो उसका मतलब वो मना कर रहा है साइन करने से, ठीक है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो। दूसरा वो क्या कर सकता है, वो अपना सस्पेंशन वीटो इस्तेमाल करता है, जिसको निलंबनकारी वीटो कहते हैं। वो उस कानून को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है, जिसको सस्पेंशन वीटो करते हैं। हाँ, लेकिन जब वो इन वीटो का इस्तेमाल करेगा तो उसमें इस बात का ध्यान रखेगा वो धन विधेयक ना, ठीक है, वो मनी बिल पर अपने वीटो का इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। तो मनी बिल को छोड़कर वो सब पर वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक। अब यहां हमने देखा है कि विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। क्या आपको पता है कि इस सिलसिले में एक घटना घट चुकी? ये मैं वैसे ही बता दूं कि ये तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति साइन करेंगे, बिना उनके साइन के कोई कानून बनेगा नहीं। राष्ट्रपति साइन करेंगे, बट विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के भीतर? नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में इस बात का उल्लेख ही नहीं है कि वो कितने दिनों के भीतर वो साइन करेंगे। तो उल्लेख नहीं है तो फिर उनके पास आ गया तो वेट करो। राष्ट्रपति ने ऐसा किया भी एक बार 1986 में, जब ज्ञानी जैल सिंह जी वॉज प्रेसिडेंट, राजीव गांधी जी वॉज प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। तो एक संशोधन अधिनियम पास हुआ, डाकघर संशोधन अधिनियम, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास गया। अब वो या तो साइन करते या रोक सकते थे या रिव्यू के अपना वीटो इस्तेमाल कर सकते थे। राष्ट्रपति ने ना तो साइन किया ना ही वीटो इस्तेमाल किया। तो वीटो इस्तेमाल नहीं किया मतलब साइन करेंगे, बट विद इन हाउ मेनी डेज, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेट करो, धीरे धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बीत गए, सेशन खत्म हो गया। तो पत्रकारों ने कहना शुरू कर दिया कि प्रेसिडेंट हैज यूज्ड हिज पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति ने अपना जेबी वीटो इस्तेमाल कर लिया है। ध्यान रखिएगा, द वर्ड पॉकेट वीटो इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जेबी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन उस घटना के बाद से इसको क्या कहते हैं, जेबी वीटो का एक प्रचलन शुरू हो गया। एक बार ही आज तक इस्तेमाल हुआ है। ये कहानी उसी के बारे में है। तो अब ये क्या कह रहा है कि वो या तो साइन रोक सकता है या उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति उसको अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई जिसके अंदर उसे विधेयक पर पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति जो आपने समझा, उसके पास एक शक्ति है कि वो वीटो को पुनर्विचार, अपना सस्पेंशन वीटो इस्तेमाल करके, अपना निलंबनकारी वीटो इस्तेमाल करके जो कानून आया है वो वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए कि आप इस पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, विचार करने के लिए भेज दिया। अब संसद ने वो उसमें, उस कानून में या तो वो एडवाइजर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर ले या बिना कोई चेंज किए भी एज इट इज भी अगर वो बिल भेज दिया, प्रेसिडेंट विल बाउंड टू साइन ऑन दैट। राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति एक बार संसद को वो विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है, ओके। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकते हैं। मतलब जो पॉकेट वीटो के संदर्भ में आपने चीजों को समझा, ठीक है। इससे कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, हमने अभी भी समझा इस बात को। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। मतलब अभी तो दो विशेषाधिकार आपने समझा। एक विशेषाधिकार की अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस की वो वापस कर सकता है। दूसरा कि कोई कानून बनने उनके पास आए तो वो संसद को वापस लौटा सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में अगर इनके पास सेम एडवाइस या सेम कानून गया तो प्रेसिडेंट विल बाउंड टू साइन ऑन दैट। राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होंगे। एक तीसरा जो है वो क्या है, वो कह रहा है कि ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से, जो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस होती हैं, जो राजनीतिक कारण होते हैं, उनकी वजह से, उनकी परिस्थितियों से ये पैदा होता है। क्या
औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यह आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। तो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। इसके अतिरिक्त यह भी सोचें कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो क्या होगा। अब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना है कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। कहानी क्या समझी आपने? इसका मतलब यह है कि आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। किसको बना देगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री? क्या योग्यता होनी चाहिए? नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रधानमंत्री की योग्यता का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है। तो संविधान राष्ट्रपति की मदद के लिए केवल इतना कहता है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी एज अ प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो जिस भी दल को बहुमत मिला है वो दल, वो पार्टी जिसको अपना नेता कह देगी, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। कहानी बड़ी सीधी सी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब किसी भी पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। अब बड़ी समस्या है। तो जब किसी पार्टी को बहुमत मिला ही नहीं तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करे? अब बड़ा गड़बड़ है। या मान लीजिए लोग गठबंधन बना के सरकार बनाने का प्रयास भी करें तो 2-3 लोग क्लेम करें नहीं मैं बनूंगा, नहीं मैं बनूंगा। अब गठबंधन में 2 दल के लोग मिलकर गठबंधन करते हैं ना, अब दोनों दलों के लोग कहें नहीं मुझे बताओ, मुझे बनाओ, मैं नेता हूं, तो भी दिक्कत है। तो ऐसे में जब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि बहुमत दल कौन है और उसका नेता कौन है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करेगा और वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसके बारे में संविधान कोई निर्देश नहीं देता, यह राष्ट्रपति की अपनी विवेकाधीन शक्ति है। प्रेसिडेंट विल डिसाइड, वही तय करेगा। बस वो उसको लगना चाहिए कि मैं जिसको नियुक्त कर रहा हूं ये सरकार चलाने में सक्षम है, अपना बहुमत सिद्ध कर पाने में सक्षम है, तो वो किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। हाँ, उनको अपना फिर मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। नहीं किया सरकार गिर जाएगी। ऐसा हुआ भी है कई बार। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व तो बहुत बढ़ गया है। 1989 से 1998 तक, अच्छा अब यहां दूसरी चीज आ गई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका। तो वही सारी चीजें यहां भी लिखा हुआ है, वही घटनाएं बता रहा है कि कब 1998 के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने कुल 291 सीटें मिली जो बहुमत से 21 से कम थी। राष्ट्रपति नारायण ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी जी को पद ग्रहण करने को मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहा। कहने का मतलब कि ये उस वक्त की घटना है जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो उन्होंने राष्ट्रपति ने, क्या नारायणन साहब राष्ट्रपति थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को इनवाइट किया, कहा कि आप पद ग्रहण कीजिए और 10 दिनों के भीतर अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए। ठीक है, तो अपने विवेकाधीन शक्ति से उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और वो बाद में वो नहीं सिद्ध कर पाए, सरकार गिर गई, फिर से इलेक्शंस कराने पड़े। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि अभी तक हुए 4 संसदीय चुनाव में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके या तो सरकार का गठन कराए या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उनकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दे। कुल मिला के कहानी यही है कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रपति अपने विवेक से उसको किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अब आइए, संसदीय व्यवस्था में मंत्री परिषद विधायिका में बहुत बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका अर्थ यह है कि मंत्री परिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और तब
तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखें ये क्या कह रहा है कि चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो अस्तित्व है वो तभी तक है जब तक उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। सरकार तो बीच में भी गिर सकती है, तो लोकसभा बहुमत प्राप्त है और इस मंत्री परिषद को बनाने की जिम्मेदारी, वो कह रहे हैं कि ये एक अस्थायी कार्यपालिका है, तो इसको बनाने की जिम्मेदारी किसी ऐसी अथॉरिटी के पास होनी चाहिए जो कि फिक्स हो। इसीलिए हमारे संविधान ने 74 के माध्यम से कहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी एक उनकी एडवाइस के लिए और उसका गठन राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति को ही ये अधिकार दिया क्योंकि राष्ट्रपति का पद स्थायी है। उनका पद ऐसा नहीं कि कभी भी चला जाएगा, गिर जाएगा, उनको हटाने की पूरी प्रक्रिया है, अदरवाइज वो 5 साल तक तो होंगे ही। तो मतलब राष्ट्रपति हर परिस्थिति में, एक राष्ट्रपति के पद पर कोई ना कोई व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता। तो राष्ट्रपति चूंकि एक स्थायी पद है, इसीलिए संविधान ने एक तो ये देश के प्रमुख भी है और प्लस स्थायी पद है, तो इसलिए इनको अथॉरिटी दी कि वो आप कार्यपालिका का ये गठन करते रहें, ताकि अगर कभी ऐसा संकट उत्पन्न होता है कि अगर कोई सरकार अपना बहुमत खो देती है और दूसरे सरकार के गठन करने की आवश्यकता होती है, तो कम से कम एक स्थायी पद हो, एक ऐसा शक्ति हो जो इसको कर सके। राष्ट्रपति उसके लिए सबसे उपयुक्त पद है। क्लियर है बात? ओके। जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति, अच्छा वही चीज, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका है, लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। वही सारी चीज। अब आइए भारत के उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत, ये भी सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट है हमारे देश में, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है ये पद। तो उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, उसको भी उसी तरीके से चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को। केवल इतना अंतर है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट को कौन वोट करता है? मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इलेक्टेड मेंबर्स। और उपराष्ट्रपति के लिए केवल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विल वोट फॉर प्रेसिडेंट। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। यानी अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो कोई स्पेसिफिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, बस राज्यसभा अपनी मेजॉरिटी से ये कह दे कि साहब हमको उपराष्ट्रपति को हटाना है और लोकसभा उस पर सहमति दे दे, उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक पर राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। तो असल में उपराष्ट्रपति महोदय का 2 काम है। एक काम तो ये कि हमारे संविधान में व्यवस्था कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वही व्यक्ति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन। यानी राज्यसभा के सभापति के चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे देश में। संविधान कहता है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा। तो एक काम तो उनका यह है। दूसरा काम यह है कि अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद वैकेंट होता है, चाहे वो इस्तीफा दे दें, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए या किसी इनको हटा दिया जाए, किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल लेंगे और तब तक संभाले रहेंगे जब तक दूसरा राष्ट्रपति आ नहीं जाता। यहां उदाहरण भी दिया हुआ है कि फखरुद्दीन अली अहमद जी जो राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती साहब ने उनके पद को संभाला। ओके, अब ये होमवर्क है, जरूर देख लीजिएगा। अब आइए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, बहुत जो मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है ये।
भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यानी प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण पद है, आजकल तो कुछ ज्यादा ही नहीं, कान में पड़ा मित्रों तो ब्लड प्रेशर तो फ्लक्चुएट करता ही है, बढ़े चाहे घटे, तो बहुत महत्वपूर्ण पद है। लेकिन प्रश्न ये कि ऐसा क्यों है, इसका क्या इतना महत्व है, तो उसको समझते हैं। आइए, इस अध्याय में आप पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान है, अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। कहने का मतलब कि आप संविधान ने भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां देता है कि राष्ट्रपति ये करेगा वो करेगा, दुनिया भर की चीजें आप पढ़ते हैं संविधान में। ठीक है, मैंने बताया कि कैसे वो कार्यपालिका का प्रमुख है, वो कानून बना सकता है, वो इमरजेंसी लागू कर सकता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख है, बहुत सारी शक्तियां हैं। तो वो सारी शक्तियों का प्रयोग वो करेगा तब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऐसा करने के लिए कहेगी, मंत्री परिषद उसको ऐसा करने के लिए कहेगी। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन हो, मतलब कहने मतलब राष्ट्रपति की सारी शक्तियां किसके पास आ गई? मंत्री परिषद के पास। और प्रधानमंत्री महोदय असल में कौन है? उस मंत्री परिषद के मुखिया हैं, हेड हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वो सारी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग यही कर रहे हैं, इसीलिए ये इनका पद बहुत ताकतवर हो जाता है। तो ये मंत्री परिषद का प्रधान होने के नाते ये सरकार के मुखिया हो जाते हैं। और चूंकि ये वो व्यक्ति होते हैं जिनको उस दल के नेता होते हैं जिनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पूरी देश की जनता ने किसी एक दल को बहुमत दिया है कि साहब इस दल में हमारा विश्वास है, और वो दल कह रहा है कि ये हमारे नेता हैं, तो वो पूरे जनता के प्रतिनिधि होने का, देश की जनता के प्रतिनिधि होने के दावे के साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत समर्थन खो देता है, वो अपना पद भी खो देता है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसका नेता प्रधानमंत्री बना। मतलब जैसा कि उन्होंने बताया कि सारा खेल है कि राष्ट्रपति को बहुमत, प्रधानमंत्री वो होगा जिसको जनता का बहुमत मिला रहेगा, जिस दल को जनता सबसे ज्यादा मेजॉरिटी देगी वही उसका नेता ही प्रधानमंत्री होगा। अगर जब यही अथॉरिटी, अगर बहुमत ही खो गया, प्रधानमंत्री का पद चला जाएगा। यानी प्रधानमंत्री की शक्ति इस बात पर निहित करती है कि जनता का उनमें विश्वास है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानने के बाद आप देख सकते हैं कि कोई कैसा भी प्रधानमंत्री, अगर वो आपकी जो कसौटियां उस पर खरा नहीं उठ रहा है, तो आप अपना वोट के माध्यम से अपनी नाराजगी जता सकते हैं। आ जाइए, 1989 में अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वही कहानी बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल से वो बता रहे हैं कि 89 में चूंकि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा था, तो फिर वहीं से गठबंधन की सरकार बननी शुरू हो गई कि अलग अलग दल मिलके फिर कह दें कि साहब हम, फिर वो एनडीए बनेगा, यूपीए बनेगा। अब गठबंधन दल आ जाएगा, अलग अलग नेता, अलग अलग दल के लोग अपना बहुमत इनको देंगे, सब हमारा इसमें भरोसा है। तो इस तरीके से उनका जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इस तरीके से ये व्यवस्था, इसीलिए आप देखिए कई सारे पार्टियों के मंत्री फिर प्रधानमंत्री को बनाना पड़ता था कि प्रधानमंत्री बन गया, गठबंधन का नेता है, तो जिन भी दलों से मिलकर बहुमत से बना है ये, उन सभी दल के लोगों में से एक एक व्यक्ति मंत्री परिषद में भी होते थे। तो कई बार तमाम सारी समस्याओं का भी ये कारण होता रहता था, क्योंकि सारे लोग अपनी बात मनवाने का प्रयास करते थे। अच्छा, फिर आइए, मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री बनाया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री जब भी
रेकमेंड करता है तो इस बात का ख्याल करता है कौन कितना सीनियर है, कौन कितना मतलब किस पद के योग्य है, तो वही डिसीजन वही लेता है। तो जनरली इस बात का ख्याल रखता है उनकी सीनियरिटी वगैरह का। अच्छा, इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल का सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्री, मतलब जो कहानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेम स्टोरी राज्य सरकारों के लिए भी काम होता है। जैसे यहां प्रधानमंत्री की स्थिति है, वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। अच्छा, प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ये बहुत जरूरी चीज है कि हर जो भी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के जो भी मेंबर होंगे, दे शुड बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आइदर इन एनी हाउसेस, ठीक है, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। वो किसी भी सदन के सदस्य होने चाहिए, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के। अगर मंत्री बनाए जाते वक्त, प्रधानमंत्री बनाए जाते वक्त भी अगर वो किसी सदन के सदस्य नहीं है तो भी पद तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन विद इन 6 मंथ्स उनको किसी न किसी हाउस में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ऐसा भी हुआ है। आप देखिए, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति, कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी थी, उसने अपना नेता राजीव गांधी को घोषित कर दिया। राजीव गांधी जी वाज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट टाइम, इवन ही वाज नॉट इंटरेस्टेड टू जॉइन पॉलिटिक्स इवन, मतलब सर्कमस्टेंसेस और बाद में कुछ बदली, परिस्थितियां बदलती हैं तो न केवल वो राजनीति में आते हैं बल्कि वो प्रधानमंत्री का पद भी स्वीकार करते हैं। तो वो जब प्रधानमंत्री बने तो संसद के सदस्य नहीं थे, बाद में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता लेकर अपने मंत्री पद को कंटिन्यू किया। तो वैसे ये कह रहा है कि कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री भी ही शुड बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर नहीं है तो भी 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी न किसी हाउस में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाइए मंत्री परिषद के आकार के बारे में। थोड़े यहां से प्रश्न भी पूछे आते हैं, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज होगा वो क्या होगा, उसके बारे में संविधान कहता है कि संविधान के 91वें संशोधन, जो 91 फर्स्ट अमेंडमेंट था 2003 के पहले, तो मंत्री परिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुसार तय किया जाता था। लेकिन ऐसे में मंत्री परिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इससे अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब वो संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था। यानी अगर बहुमत नहीं मिला तो बाकी जो लोग जीत के आए उससे कहता था भाई तुम हमको सपोर्ट कर दो, हम तुमको मंत्री बना देंगे, तो लालच देके उसका सपोर्ट लेता था। ठीक है, तब मंत्री, अब ये आखिर कितने लोगों से कहेगा, क्योंकि तब मंत्री परिषद की कितनी संख्या होगी इस पर कोई नियंत्रण नहीं था, कोई निर्देश नहीं था कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती थी। अतः संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। यानी व्हाट विल बी द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉट मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और विधानसभा इन दैट स्टेट। यानी मंत्री परिषद की कितनी संख्या होगी, लोकसभा की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। राज्य सरकारों के संदर्भ में विधानसभा की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 15%, आपको याद होना बहुत जरूरी है। ओके, विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका का सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार के लोकसभा विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की कार्यकारी समिति है। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है कि हमारे देश में जो व्यवस्था है, जो संविधान में जो व्यवस्था है वो क्या है कि जो हमारी कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तो थोड़ा टेक्निकल सा वर्ड हो गया, टेक्निकल सा सेंटेंस, आसान भाषा में समझिए कि चूंकि लोकतंत्र है हमारे देश में और मंत्री परिषद का काम है अलग अलग डिपार्टमेंट को लीड करना, जनता के काम को सुनिश्चित कराना, तो इनसे सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए जनता का काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इनकी जवाबदेही किसके प्रति होनी चाहिए, जनता के प्रति नहीं। और जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य कहां है, लोकसभा के प्रति। तो इस तरीके से जो विधायिका है जो जनता चुनती है,
कार्यपालिका भी उसी के प्रति जिम्मेदार है। ये टेक्निकल शब्द है, लेकिन असल में जनता का काम करने वाले मंत्री जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदार है, ताकि जनता उनसे सवाल पूछ सके। इसीलिए देखिए, अलग अलग आप जब लोकसभा राज्यसभा की बैठकें देखते हैं, कोई भी जो एमपी है वो खड़ा होता है, सवाल पूछता है, आरोप लगाता है, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो एक एमपी मतलब वो 10 लाख जनता का प्रतिनिधि है। एक एमपी बोल रहा है मतलब 10 लाख जनता बोल रही है। तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और ये सरकारों के ऊपर दबाव पड़ता है, उनकी कार्य पे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था उन्हें करना पड़ता है। अच्छा, व्यवस्था इतनी खूबसूरत बनाई है हमारे संविधान ने, जिसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो पूरी मंत्री परिषद है, उनमें से एक मंत्री के खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर ये पास हो गया, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब अगर जनता ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकसभा में कह दिया कि हमको इस मंत्री में भरोसा नहीं है, तो उसका परिणाम ये होगा कि उन मंत्री साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा, उनका पद चला जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो गई। उस मंत्री को मंत्री बनाया किसकी सलाह से गया था? प्रधानमंत्री की सलाह से। और प्रधानमंत्री की सलाह से बनाया गया था, तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और फिर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो बाकी मंत्रियों को किसकी सलाह से बनाया गया था? प्रधानमंत्री की सलाह से। तो जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, फिर से इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, पूरी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, फिर से इलेक्शंस कराने की नौबत आ जाएगी। तो इससे सरकारों पे बहुत दबाव पड़ता है कि सभी मंत्रियों के काम को नियंत्रित किया जाए। इस तरीके से जो विधायिका है वो नियंत्रण भी कर लेती है इस एग्जीक्यूटिव बॉडी पर। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं कि जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना, मतलब अब ये सारा कि अगर सामूहिक उत्तरदायित्व है तो सब एक साथ एक तरीके से काम करेंगे। प्रधानमंत्री का स्थान, प्रधानमंत्री सरकार में इसका जो स्थान है सर्वोपरि है। जो प्रधानमंत्री हाईएस्ट पोजीशन रखता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, गवर्नमेंट में। तो कुल मिलाके जो हमारा जो आज का टॉपिक था, जो कार्यपालिका का, वो यही बेसिक स्ट्रक्चर था। इसको एक बार और अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, इसको संविधान, ये हमारे देश के मुखिया हैं। ठीक है, और यही हमारे कार्यपालिका के प्रमुख भी हैं। लेकिन इनको तमाम सारी शक्तियां संविधान ने दी हैं। ये शक्तियां दी हैं, इन शक्तियों का ये इस्तेमाल करेंगे तब जब ये इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा करने के लिए कहेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा करने के लिए कहेगी, मंत्री परिषद उनको ऐसा करने के लिए कहेगी। तो इस मंत्री परिषद को बनाने के लिए उनको सबसे पहले आवश्यकता होती है एक प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता हमारे देश में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्राइम मिनिस्टर को, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ही बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नियुक्त करता है। ठीक है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यही लोग सामूहिक रूप से अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका का मतलब, चूंकि इनका 5 साल के लिए ही होते हैं, ये बदलते रहते हैं हर 5 साल पे। एक स्थायी कार्यपालिका भी होती है जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो संघ सेवाओं के द्वारा, राज्य सेवाओं के द्वारा, तमाम सारे वनडे एग्जाम्स की जो ऑर्गेनाइज कराती है तमाम सारी एजेंसीज, उनके द्वारा जो सरकारी नौकरियों में जाते हैं वो स्थायी ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के अंदर आते हैं। ये सब मिलके कार्यपालिका का निर्धारण करती हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, इसलिए इनके ऊपर भी नियंत्रण बना रहता है। तो ये सारी चीजें थी जो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा था। इतनी ही चीजें करनी थी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू वेरी मच।